बैक व्यूअर्स। तो अभी एक न्यूज़ आ रही है, बड़े महीनों से आ रही है कि रशिया क्या दोबारा से अटैक कर सकता है यूक्रेन के ऊपर। तो देखते हैं कि क्या इसके बारे में क्या हमारे पास न्यूज़ है, क्या एविडेंस है। को लग रहा होगा कि यार ये सुनने में आता तो रहता है, बट क्या सीरियसली ऐसा कुछ हो रहा है? देखो, मैं कहूँगा हाँ, हो रहा है। क्योंकि काफ़ी न्यूज़ बढ़ते जा रही है और एक कहावत होती है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो वैसे ही कुछ देखने को मिल रहा है, जो 2014 में हुआ था वैसे ही सेम दोबारा हमें कुछ देखने को मिल रहा है। यूक्रेन में ही उसी जगह पर रशिया कुछ कर रहा है। तो उसके क्या सबूत हैं, क्या सैटेलाइट इमेजेस हैं, इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। तो देखते हैं कि और क्या हो सकता, और क्या हो रहा है। देखो, जहाँ पे बात आती है रशियन आर्मी की ना, तो रशियन आर्मी आपको पता है बहुत ही बड़ी आर्मी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिगर देने की ज़रूरत नहीं है। इस देश की पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है, 14 साढ़े 14 करोड़ की इनकी आबादी है, काफ़ी बड़ी है, वैसे देश काफ़ी बड़ा है। और रशिया जाना जाता है अपने मिलिट्री माइट की वजह से। अब रशिया जैसी आर्मी किसी देश के बाहर आके खड़ी हो जाएगी, सिर्फ खड़ी भी हो जाएगी ना, तो अगला आदमी सोचेगा कि ये क्या हो गया, इतनी बड़ी आर्मी क्यों खड़ी है। आप मान के देखो कि आप एक घर में बैठे हो और आपके घर के बाहर जो है वो कुछ लोग लाठी डंडा लेके खड़े हुए हैं। और जब आप बाहर जाते हो तो आप पूछते हो हाँ भाई साहब क्या हुआ, तो वो आपको बताएंगे कि अरे अरे कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही बस ऐसे ही खड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि रशिया ऐसी ही हरकतें कर रहा है। इनकी आर्मी की बहुत हैवी मूवमेंट देखने को मिल रही है पिछले काफ़ी हफ्तों से, काफ़ी महीनों से। और जब रशिया से स्टेटमेंट पूछते हैं कि भाई क्या हो रहा है, आप ये सब क्या कर रहे हो, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, हमारे लोग ही नहीं है ये, हमारे लोग नहीं है ये तुम्हारे ही लोग हैं जो तुम्हारे से परेशान होकर अपनी आर्मी बना रहे हैं। ऐसा क्यों रशिया करता है? देखो, अगर आप हिस्ट्री उठाओगे तो आपको पता है, काफ़ी लोगों को पता होगा जिनका हिस्ट्री बैकग्राउंड है या आर्ट्स का बैकग्राउंड है, या एक जनरल सी एक बात है कि रशिया यूएसएसआर का पार्ट था और यूएसएसआर इज इक्वल टू रशिया, आप ऐसे कह सकते हो। तो उसके 15 टुकड़े हो गए थे और 15 टुकड़ों में से एक था आपका, आप कह सकते हो, ये आपका जो यूक्रेन है, जो आप देख रहे हो मैप के अंदर 6 नंबर पे दिखाया हुआ है, ये यूक्रेन है। तो अब यूक्रेन जो है बेसिकली एक चाहत है रशिया के अंदर, वो अपने हिस्सों को वापस मिलाना चाह रहा है, वापस से लेना चाहता है। तो इसलिए हमें देखने को ऐसी कन्फ्रंटेशन मिलती रहती है, इसलिए ये कारण। यूक्रेन वर्ल्ड मैप पे आप देख सकते हो कहाँ पे है, बेसिकली यूरोप में ही है। थोड़ा आप कह सकते हो कि ये एक ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा है, साउथ ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा है। काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ब्लैक सी के साथ आप देख सकते हो जुड़ता है ये, ब्लैक सी के साथ जुड़ता है, सी ऑफ एजोव के साथ जुड़ता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन की अगर आप बात करते हो तो एक कंट्री जो है यूक्रेन, उसकी पॉपुलेशन 4.5 करोड़ है और रशिया की पॉपुलेशन 14.5 करोड़ है, और लगभग 20 करोड़ लोग आपस में अगर लड़ेंगे तो ये डेफिनेटली एक बड़ी न्यूज़ है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये जो नीचे शेडेड रीजन में, पिंक रीजन में है, पिंक कलर में है, ये क्रीमिया का प्लेट्यू है। इसको पेनिनसुला है, इसको क्रिमिनल पेनिनसुला बोलते हैं। और ये कब्जा इस पे हो चुका है। आपने अगर वीडियो के टाइटल पे देखा हो तो वहाँ पे लिखा था कि अगेन अटैक, क्योंकि 2014 में रशिया ऑलरेडी क्रीमिया के हो चुका है। तो ये जो आप मैप में देख रहे हो हिस्सा, क्रीमियन जो पेनिनसुला है, वो ये वाला है। पहले ये यूक्रेन का पार्ट होता था, अब नहीं है, अब ये रशिया का पार्ट है। तो देखो, जब 2014 में रशिया ने अटैक किया था, बिल्कुल वैसे ही चीज़ें बन रही हैं, क्योंकि तब भी यही हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग थे जो क्रीमिया के अंदर जो है बंदूक लेकर के लोगों के घर में घुस रहे थे, अटैक कर रहे थे, लड़ रहे थे यूक्रेन की आर्मी के साथ, और रशिया कह रहा था कि ये हमारे लोग नहीं है। होता क्या था, एक पैटर्न देखने को मिलता है कि जो इस बार भी हो रहा है, मिलिट्री के व्हीकल्स दिखते हैं, मिलिट्री के लोग दिखते हैं, बट उनके ऊपर कोई बैच नहीं होता, उनके ऊपर कोई इंसिग्निया नहीं होता, तो पता ही नहीं चलता है कि ये कौन से कंट्री के हैं। अब जाहिर सी बात है कि बॉर्डर तो लग रहा है रशिया का ही, सिर्फ यूक्रेन का बॉर्डर जो है, जिधर लड़ाई हो रही है वहाँ सिर्फ रशिया का ही बॉर्डर है। और रशिया कहता है कि हमें नहीं पता है ये कौन लोग हैं। ऐसा ही कुछ कारगिल में इंडिया के साथ हुआ था। पाकिस्तान ने अपनी आर्मी के लोगों को की ड्रेस बदल बदल के उसको कारगिल के एरिया में भेजा था, और बाद में हमें पता चला कि अरे ये कोई लोकल टेररिस्ट नहीं है, या ये कोई छोटे मोटे टेररिस्ट नहीं है, ये पूरी पाकिस्तान की आर्मी ही है इटसेल्फ। तो वैसा ही कुछ ये स्ट्रेटेजी जैसी पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ करता है, वैसा ही रशिया जो है यूक्रेन के खिलाफ कर भी चुका है और दोबारा करता नजर आ रहा है। तो वो जो लड़ाई हुई थी 2014 में, तो आप देख रहे हो लगभग, ये तो सरकारी डेटा है, यानी कि गवर्नमेंट्स का डेटा है, उसके हिसाब से पता चल रहा है कि लगभग 12 करोड़ के, सॉरी सॉरी, 12,000 लोग मर गए थे। काफ़ी बड़ा फिगर होता है अगर आप देख के चलो, और ये तो वो फिगर है जो गवर्नमेंट बता रही है।
तो नया कन्फ्लिक्ट जोन कहाँ पे है? क्या दोबारा से क्रीमिया में लड़ाई हो रही है? नहीं, अब दोबारा से क्रीमिया में लड़ाई तो नहीं हो रही है, लेकिन अब जो लड़ाई हो रही है वो एक और रीजन है जो आप मैप में देख रहे हो और ऑरेंज कलर का। इस रीजन का नाम है दोस्तों डॉनबास रीजन। इस रीजन में होता क्या है कि वहाँ पर कुछ प्रो रशियन लोग ऑलरेडी हैं। हाँ, मैं ये कहूँगा कि पूरी तरह से रशिया का हाथ नहीं है, मतलब रशिया का डेफिनेटली हाथ है, बट कुछ लोग हैं पहले से ही जो प्रो रशियन है, रशियन भाषा बोलते हैं, यूक्रेन में रहते हैं इस हिस्से के अंदर, डॉनबास रीजन के अंदर, और वो अलग होना चाहते हैं। अलग होना चाहते हैं यानी अलग कंट्री नहीं बनाना चाहते, वो रशिया के साथ वापस मिलना चाहते हैं। तो ऐसे में रशिया को मिल गया मौका और रशिया उनको करता है फुल सपोर्ट। तो ये है कहानी। अब इस आदमी को तो आप पहचानते हैं, मिस्टर जो बाइडन। इनका क्या स्टांस है ये देखो। अब कहीं पे रशिया की बात हो और वहाँ यूएस का नाम ना आए, ऐसा होता नहीं है, हो नहीं सकता। तो इन्होंने यही बोला है कि देखो, हम देख रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और जो यूनाइटेड नेशन के, सॉरी, यूएस के यूएस के जो सेक्रेटरी हैं एंटनी ब्लिंकन, ये पूरी पूरी स्टेटमेंट दे चुके हैं खतरनाक वाली। ये कह रहे हैं कि अगर रशिया ऐसा कुछ करता है तो इनको सीवियर कॉस्ट देखने को मिलेगी, कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेंगे। तो अब वो कितने कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेंगे ये तो अब बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल कुछ हो नहीं रहा है, लोग एक दूसरे को स्टेटमेंट देते रहते हैं, यही चल रहा है। और अगर बाइडन की भी बात करें तो इनके भी कुछ हमें हिस्ट्री अजीब सी मिलती है, क्योंकि इनका बेटा जो है वो यूक्रेन में बिजनेस करता था, उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे। तो इनकी भी थोड़ा सा हमें झोल मोल है, समझ में ही नहीं आता कि इनका जो बिहेवियर है वो यूक्रेन के प्रति है कैसा। अब कुछ लोगों ने नाटो का नाम सुना होगा, NATO। क्या आपको पता है कि नाटो क्या है? देखो, नाटो एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, बट मैं आपको बता देता हूँ, ये 30 कंट्रीज़ का ग्रुप है जो कि सभी नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में है। ये कंट्रीज़ पे अगर इसमें से किसी एक भी कंट्री पे कोई भी कंट्री अटैक करता है तो ये 30 कंट्रीज़ पे अटैक माना जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि नाटो कितना पावरफुल कंट्री है कि किसी एक ने, मान लीजिए ग्रीस पे किसी ने अटैक कर दिया, मैंने कर दिया नहीं, मैं तो वैसे क्या करूँगा, किसी और कंट्री ने ग्रीस पे अटैक कर दिया, तो 30 के 30 कंट्री उस कंट्री से जिसने ग्रीक पे अटैक किया है उस पे अटैक कर देंगी। तो ये नाटो का बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि बेसिकली आप देख रहे हो कि 30 कंट्रीज़ के साथ कोई डायरेक्टली एक बार में पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि 30 कंट्रीज से जीतना लगभग असंभव है। तो बात यह है कि यूक्रेन तो नाटो का हिस्सा है ही नहीं, इसलिए रशिया को शायद टेंशन भी इसी वजह से नहीं है। पर यह बात चलती है कि शायद जो यूक्रेन है वो नेटो का हिस्सा बन जाए। तो रशिया ये चाहता है कि इससे पहले कि ये नेटो का हिस्सा बने, उससे पहले ही हम इसका काम कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बिल्कुल वही हो रहा है यहाँ पर। होता क्या है कि देखो, 2016 में भी यही सब देखने को मिल रहा था, यूक्रेनियन सोल्जर्स पे अटैक देखने को मिलता था। 2019 में भी यही देखने को मिल रहा है। 2019 में आप देखो 110 यूक्रेनियन सोल्जर्स मार दिए गए। 2020 में 50 यूक्रेनियन सोल्जर्स मार दिए गए। पैटर्न वही का वही है। जो लोग लड़ रहे हैं उनके ऊपर कोई इंसिग्निया नहीं है, कोई एम्बलम नहीं है, कोई झंडा नहीं है, पता ही नहीं चलता है कि ये है कौन। बट ऑफ कोर्स, हाँ, ये चीज़ अंडरस्टूड है कि वो रशियन होते हैं या रशियन सपोर्ट के द्वारा होते हैं। अब देखो, एक सबूत है हमारे पास कि अगर कहीं पर से धुआं निकल रहा है तो आग भी होगी, वो वाली बात है। जो आप देख रहे हो, यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, ये खुद गए थे बॉर्डर पे कुछ महीने पहले देखने के लिए कि क्या वाकई में यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आप देखो, एक देश का प्रेसिडेंट जा रहा है खुद बॉर्डर के ऊपर। सोच के देखो ज़रा, आपको अगर इंडिया में ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलेगी, इंडिया के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट खुद जा रहे हैं बॉर्डर के ऊपर देखने के लिए, दिवाली मनाने नहीं, देखने के लिए कि लड़ाई क्या तो कैसी हो रही है, कितने लोग मर रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ तो है, कुछ सिचुएशन खतरनाक है, तभी इतने बड़े लोग जा रहे हैं। अब देखो, इंडिया का रोल, कहीं कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इंडिया का क्या रोल है। देखो, मज़े की बात यह है कि इंडिया का जो रोल है बड़ा ही पीसफुल है। यानी कि इंडिया का बस जैसी मोदी जी की फ़ोटो है वैसा ही हमारा रोल है। कुछ नहीं, हम दूर से देख रहे हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। बात यह है कि हमारे दोनों के साथ रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं। रशिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, ये सबको पता है ऑलरेडी, मैं उस पर और कितना कमेंट करूँ। लेकिन हाँ, यूक्रेन के साथ भी अपने रिलेशन बहुत अच्छे हैं। वेपन भी हम खरीदते हैं यूक्रेन से। प्लस आपको एक फैक्ट बताता हूँ, इंडिया पहला कंट्री था जिसने यूक्रेन को एक कंट्री माना था, एक कंट्री का दर्जा दिया था। तो कंट्रीज़ के साथ, दोनों के साथ ही अच्छे रिलेशन हैं, और ये बहुत मुश्किल हो जाता है इंडिया के लिए ऐसी सिचुएशन में कि किसकी साइड लें, किसकी साइड ना लें। तो इसलिए हम नॉट, वो क्या कहते हैं ना, हम कि नॉन अलाइंड हमारी मूवमेंट, या नॉन अलाइंड ही रहना पसंद करते हैं। उम्मीद है आपको कुछ आइडिया लगा होगा टॉपिक
में आया होगा कि हाँ एक दो देश हैं, रशिया जैसा बड़ा देश है और बाकी एक यूक्रेन जैसा देश आपस में लड़ रहे हैं या लड़ने वाले हैं। तो आपके क्या विचार हैं इसके बारे में, और इंडिया को क्या करना चाहिए ऐसे में? जो भी आपके व्यूज़ हैं आप मुझे बताना लिख करके कमेंट सेक्शन में। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।